Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. In the last lecture you have studied about physics, branches of physics, scope and excitements of physics, physics in relation to technology and society. Today you study about fundamental or basic forces in nature. These are four forces in nature which are known as fundamental or basic forces. They are first one is gravitational force, second one is electromagnetic force, strong nuclear force, and the last one is weak nuclear force. तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आप +1 क्लास में पढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये आप पढ़ेंगे +2 क्लास में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्सेस भी आप +2 क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो फोर्सेस हैं जो इलेबोरेटेड बेस से आपको +2 में मिलेंगी, लेकिन जो +1 में ये टॉपिक आपको मिलेगा वो आपको एक्सप्लेन वे में नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जितना आपका मेंटल लेवल है, जितना आपने 9th और 10th में पढ़ रखा है उसको लेकर हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट वाज गिवन बाय सर इसाक न्यूटन। न्यूटन सिंपल, न्यूटन आप जानते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं 9th क्लास में। इससे पहले भी आपने न्यूटन का नाम 6-7 से आप सुनते आ रहे हैं। न्यूटन ने कंसेप्ट ऑफ फोर्स दिया था और सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उसने लॉ दिया था दैट इज नॉन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसमें जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो न्यूटन ने फोर्स दी दैट फोर्स वाज बिटवीन टू एनी बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। जैसे जो न्यूटन ने फर्स्टली हम इन्वेंशन की बात करें तो ये फोर्स किसने इन्वेंट की है? न्यूटन ने इन्वेंट की है। और इस फोर्स को कैसे उसने ये किया है कि जैसे मान लो हमारे पास टू हैवी बॉडीज हैं, टू बॉडीज हैं, इनके बीच में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। According to Newton, every body in this universe attracts the other body with the force which is directly proportional to product of their masses. मतलब यूनिवर्स में हर एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे मान लो हमारे पास यूनिवर्स में हम बात करें कि सन और अर्थ की बात करें तो सन जो अर्थ को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। और जो अट्रैक्शन है इट मींस अर्थ कहाँ मूव करेगी? टुवर्ड्स द सन, बट अर्थ इज नॉट मूविंग टुवर्ड द सन। तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बाद की बात है कि वो कहाँ चलेगी, वो ग्रेविटेशन में आपको बढ़ाएंगे कि उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, जो अर्थ की सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। इसी तरह से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और लेकिन मून अर्थ की तरफ मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मून क्या कर रहा है? मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रही है रेवोल्यूशन के लिए टू फॉर द मून इन द सर्कुलर ऑर्बिट, दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट वाज गिवन बाय न्यूटन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे सपोज हमारे पास ये टू बॉडीज हैं, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? सेपरेशन की r है। ये यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज आप ले सकते हैं। तो इसके लिए न्यूटन ने बोला कि इनके बीच में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे इस बॉडी का मास m1 है, इसका m2 है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी? r है। और जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस यहां पर g को हम बोलते हैं हियर g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट आती है।
ये आपने प्लस नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है। नाइन्थ क्लास में आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, वहां पर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट भी पढ़ा हुआ है, और यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है, क्योंकि वहां पर आपने फोर्स पढ़ी थी। फोर्स की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन के नाम से होती थी। तो आप अगर जी की यूनिट निकालना चाहे तो जी क्या बना आपके पास, एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। तो यहां से फोर्स की यूनिट आपके पास न्यूटन है, आर की मीटर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी। तो यहां से बनेगी यूनिट। तो आपने इन चीजों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब आपको मैं नेक्स्ट यूनिट चलाऊंगा आपकी उसमें भी ये यूज होगा। थर्ड यूनिट में फोर्स आएगी, वहां भी हम यूज करेंगे, ग्रेविटेशन में इसका यूज होगा। या फिर हमारा जो इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट, तो यूनिट एंड डायमेंशन, वहां भी इस कंसेप्ट का यूज होगा। ये जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एक और बात आपको बता दें, यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, जहां मर्जी चले जाए, कोई इसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं है। और ये जो फोर्स है इसकी, जैसे मान लो ये मैंने मान लिया एक बॉडी को मैं सन मान रहा हूं, एक अर्थ मान रहा हूं, या मैं अदर यूनिवर्स की किन्हीं भी दो बॉडी में, दिस इज अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि इन फोर्सेस की, इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो फोर्स है इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ, इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन। ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल हैं विच हैव नॉट सीन, जो हमने देखे नहीं है, लेकिन हमने एज्यूम किया कि इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये रिपल्सिव नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तीसरी बात, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अगर अदर फोर्सेस के कंपैरिजन में इसकी बात करें तो ये सबसे वीक फोर्स है। जैसे हमने फोर फोर्सेस की बात कर रहे हैं नेचर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आएगा, वीक न्यूक्लियर, उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है। फोर्थ, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स, यानी ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, जैसे इस बॉडी को ये बॉडी अट्रैक्ट करेगी इस साइड को, इस बॉडी को ये अट्रैक्ट करेगी इस साइड को, लेकिन फोर्स किसके ऊपर ज्यादा लगेगी, जो बॉडी हैवियर होगी उसके कारण जो लाइटर बॉडी पे फोर्स है दैट इज लार्जर इन मैग्नीट्यूड। और इट इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स आपको क्लियर हो गया कि इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज। ये दोनों बॉडी को ज्वाइन करते हुए जो एक लाइन बनेगी उस लाइन के अलोंग एक्ट करती है। इसी तरह से हमारे पास पॉइंट आएगा कि फिफ्थ पॉइंट, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे ये जो फोर्स है ये ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी ये जो आपके पास कंसेप्ट है F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, तो ये इसको ओबे करती है, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी तरह से आपके पास और पॉइंट कह देंगे, जैसे सिक्स्थ पॉइंट आपके पास आ सकता है कि ये जो फोर्स है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, it is long range force। और रेंज क्या है, रेंज अबाउट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट रेंज है इस फोर्स की। ऐसे ही हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्सेस हैं, जैसे मैंने आप देख सोच रहे होंगे कि सामने पैरेलल में लिखा हुआ है, पैरेलल में इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों फोर्सेस में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। ये फोर्स, इस फोर्स की बात करेंगे तो ये फोर्स आपके मैकेनिक्स में मिलेगी आपको, मैकेनिक्स, मोशन, मैकेनिकल बॉडीज। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये आपको मिलेगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मिलेगी। यानी आप देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, अब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको मिलेगी। यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स,
एंड दिस फोर्स वाज गिवन बाय, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्वेंटर कौन है, न्यूटन, तो इस फोर्स का इन्वेंटर कौन है, कूलम। कूलम ने इस फोर्स को दिया, कूलम लॉ भी बोलते हैं। और कूलम ने इस फोर्स को जो एक्सप्लेन किया था, दैट इज इन स्टैटिक पोजीशन। और यहां जो हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स separated by certain distance. And you know, when the charged particle in motion, there is flow of current, and due to flow of current, due to motion of charged particle, there is the existence of magnetic field. So the electromagnetic force is the force between the two or more moving particles, and this force is attractive as well as repulsive. जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये फोर्स क्या होती थी, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन ये फोर्स जो है इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज की नेचर कैसी है। 10th क्लास में आपने चार्ज पढ़ रखा है कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है। वहां आपने ये भी पढ़ा है कि जो एक तरह के चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पर जो कूलम ने एक्सप्लेन किया वो ऐसे एक्सप्लेन किया कि मान लो हमारे पास एक चार्ज ये है और ये दूसरा चार्ज है। इस चार्ज का नाम मान लो Q1 माना, इसका नाम Q2 है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी है, ये मैं डॉटर जैसे पहले बनाया उसमें वैसे ही बना रहा हूं। ये दो मासेस की जगह क्या है, चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो न्यूटन ने हमें ये बताया कि कूलम ने हमें ये बताया कि इनके बीच में होगा फोर्स, और फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये यहां पर न्यूटन की बात करें तो यहां बताया था कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी। यहां बोलेंगे कि the force between two stationary point charges may be attractive or repulsive, that is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। बिल्कुल वैसे यार। और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, F proportional Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों चीजों को कंबाइन करके जैसे यहां पे बना था ये आपके पास, और F इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जैसे G आया था, यहाँ पर क्या आता है K, +2 क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हियर K, इसे हम यहाँ ग्रेविटेशन में आया था, यहाँ किस में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। इसकी हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू की, इसकी वैल्यू जो वो डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट होती है, लेकिन अगर मैं SI सिस्टम में बात करूं, SI सिस्टम में इसकी वैल्यू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर SI सिस्टम में आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप देखेंगे K क्या बनेगा, F r स्क्वायर ओवर Q1 Q2, तो F न्यूटन, R स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। SI सिस्टम में ये यूनिट बनेगी, लेकिन दिस इज नॉट द यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यहां से ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फोर्स जो है इट इज अफेक्टेड बाय द इंटरवनिंग मीडिया। तो यहां पर अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, 6 प्रॉपर्टीज, यहां 7 प्रॉपर्टी की बात करूं तो इट इज, इफ ये इसमें है, इट डजंट इफेक्टेड बाय इंटरवनिंग मीडिया, इफेक्टेड बाय इंटरवनिंग मीडिया। जैसे हम पिछली फोर्स की बात करें कि हमारे पास या मीडिया पे डिपेंड नहीं करेगी, या फिर दिस फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन द, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, इसमें मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, या होगा नहीं होगा उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वैक्यूम में भी वही फोर्स होगी, अगर एयर है तब भी वही फोर्स होगी, अगर कोई और मीडिया है, वाटर है, गैस, कोई भी मीडिया है, तो ये फोर्स जो है सेम होगी।
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। वैक्यूम में ये फोर्स होती है, अगर मैं मीडियम में बात करूं तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा, +2 में बात करेंगे हम इस चीज। अगर मैं इस फोर्स के लिए जैसे सीजीएस सिस्टम में बात करूं तो इन सीजीएस सिस्टम वैक्यूम में हो रही है बात ये कि की वैल्यू 1 होती है, सीजीएस में बात करें तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट की इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन। अब प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज हम पैरेलल में स्टडी करेंगे दोनों फोर्सेस की। सबसे पहले प्रॉपर्टी यहां क्या बताया था, इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन। इसमें जो आएगा इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स, इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के एक्सचेंज के कारण होता है कॉल्ड फोटोन। फोटोन आपको +2 में टॉपिक आएगा जब पार्टिकल फिजिक्स आप पढ़ेंगे। फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी प्लैंक्स ने दिया था, प्लैंक्स हाइपोथेसिस, प्लैंक्स कांस्टेंट आप +1 में भी पढ़ेंगे ये। लेकिन ये जो कंसेप्ट है फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ये क्यों होती है, किस कारण होती है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। ये भी हमारा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। सेकंड जो पॉइंट यहां पर आ रहा है, इट इज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव। लेकिन यहां बात करें इट मे बी अट्रैक्टिव एज वेल एज repulsive, it may be attractive as well as repulsive। it depend upon the nature of charge। जैसे मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। तो अगर मुझे ये बताओ कि ये मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है सपोज और ये एक प्रोटॉन है, तो ये इन दोनों के बीच में कैसी फोर्स होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे फोर्स लगेंगे। अगर सपोज आपने यहां इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये जो फोर्स इस तरह से नहीं होगी एक दूसरे, ये फोर्स इस तरह से लगेगी, ये रिपल्सिव होगी। प्रोटॉन ले लेंगे तो रिपल्सिव होगी। अगर सपोज मैंने यहां एक प्रोटॉन लिया और एक न्यूट्रॉन ले लिया तो कैसी फोर्स होगी, देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी है इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये फोर्स कब लगती है, कैसे लगती है। यहां पर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट है, अबाउट इट इज अबाउट 10⁻36 टाइम्स stronger देन Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो उससे ये फोर्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अबाउट 10⁻36 टाइम्स, इतनी गुना ज्यादा है। अगर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये देख लो, जहां ये फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नेग्लिजिबल लगेगी। और ये कंसेप्ट आपको जब हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तब ये हेल्प करेगा आपको, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन जो हैं वो रिपेल करते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कुछ भी नहीं करते। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है वो रिपेल करेगा। लेकिन वहां पे न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है, प्रोटॉन का मास है, उसके कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हमें पता है कि वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है वो अब आगे नेक्स्ट फोर्स जो बताएंगे उसमें क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि उसके बीच में क्या होती है, एक फोर्स होती है, वो अदर फोर्स है, दैट इज नॉन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट इसमें होगा ये फोर्थ पॉइंट है, इट इज सेंट्रल फोर्स। ये भी सेंट्रल फोर्स है, फोर्स पॉइंट भी सेम है,
कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कैसे देख रहे हैं आपने, जब मैंने यहाँ रिपल्सिव बनाई तब भी कहाँ बनाई, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये जैसे प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, तो इनके बीच में रिपल्सिव है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक्ट कहाँ कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग। ऐसे नहीं लग रही है या इधर को नहीं लग रही है, ये कहाँ लगेगी, हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इट इज सेंट्रल फोर्स। आगे इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये भी ओबे करती है। अब इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, हैविंग रेंज अबाउट इनफिनिटी, ये भी इसमें कॉमन है। दिस इज आल्सो द लॉन्ग रेंज फोर्स। और लास्ट प्रॉपर्टी है, इट डजंट इफेक्टेड बाय द इंटरनिंग मीडिया, बट दिस फोर्स इज इफेक्टेड बाय द इंटरनिंग मीडिया। अगर मीडियम एयर है तो ये लग होगी, वैक्यूम में लग होगी, अगर आपके पास वाटर है तो ये लग होगी, ग्लिसरीन में लग होगी, डिफरेंट मीडिया पे, तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी परमिटिविटी के ऊपर ये डिपेंड करेगी। ये आप +2 में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप अपने माइंड में रख लो, जिससे कि आपको ये हेल्प करेगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम नेक्स्ट फोर्स की बात करेंगे। नाउ द थर्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द फोर्स विच होल्ड और बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके बीच में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है। अब आपको ये आश्चर्य होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, लेकिन ये इसमें हम बोलते हैं कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। व्हाई, हाउ? क्योंकि आपको एक बात तो क्लियर है कि प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करता है, रिपेल करता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं करेगा। हाँ, यहां पर तो रिपल्सिव फोर्स होगी, मान लिया कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्योंकि इनके मासेस हैं, लेकिन आपको एक बात क्लियर है लास्ट टॉपिक से कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज नेग्लिजिबल। अब हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स दैट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, तो इसके लिए जो जापानी फिजिसिस्ट हुए हेनरी युकावा, इसने फोर्स दी। जैसे हमने पिछली फोर्सेस के बताया था कि किस किसने दी, इस तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट किसने दिया था, हेनरी युकावा ने। उसने बोला कि ये जो फोर्स है इसके अलावा, जैसे हमने चार्ज की नेचर के ऊपर बताया कि एक फोर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके अलावा एक फोर्स बोलते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव होती है, और दैट फोर्स इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स विच होल्ड्स और बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जो फोर्स न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखे, होल्ड करके रखे इसमें न्यूक्लियस के अंदर, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अब आपके माइंड में होगा कि ये फोर्स आई कहां से, किसके कारण आई, तो ये युकावा ने बताया कि जो इसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है कि इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मिजॉन। उसने बोला कि ये पार्टिकल होते हैं पाई मिजॉन, इनके एक्सचेंज के कारण होती है। और ये फोर्स कैसी है, एक्सचेंज फोर्स है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। कौन से पार्टिकल, पाई मिजॉन। पाई मिजॉन भी 3 तरह के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई न्यूट्रल। और जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उसने बोला कि अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कैसे, जैसे प्रोटॉन क्या करेगा, जब पाई नॉट ले लेगा तो वो दूसरे प्रोटॉन, ये जैसे न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन जब आपके पास पाई पॉजिटिव ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन जो है वो आपके पास पाई नॉट, तो प्रोटॉन से ही वो अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से न्यूट्रॉन जो है प्लस पाई नॉट, ये क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो ये ड्यू टू एक्सचेंज, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स हो सकते हैं, किसके कारण, ड्यू टू पाई नॉट के कारण। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ड्यू टू पाई पॉजिटिव यानी पाई मिजॉन के एक्सचेंज के कारण। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मिजॉन। सेकेंड वन, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, 10⁻38 टाइम्स, यानी और 10⁻2 यानी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्गर फोर्स आ रही थी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और कितने टाइम्स है? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड है कि इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। वो दोनों फोर्स आपके पास लॉन्ग रेंज आती थी, रेंज इन्फिनिटी होती थी, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, और इसकी जो रेंज है अबाउट 4.2 फर्मी। न्यूक्लियस का साइज आपको पता है अबाउट 1 फर्मी होता है, और फर्मी जो है आपके माइंड में होगा, नई चीज आपने सुनी है, फर्मी जो है ये यूनिट होती है न्यूक्लियर रेडियाई को मेजर करने की, ये 10⁻⁻15 मीटर। तो इतनी इसकी मैक्सिमम रेंज होती है इस फोर्स की। सेकंड नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। जैसे आपने लास्ट फोर्स जो देखी थी वो चार्ज डिपेंडेंट थी, ये क्या है? चार्ज इंडिपेंडेंट। इसमें एक आ जाएगा इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। नेक्स्ट इज इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल, ये नहीं है कि ये अटैक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ऐसा भी नहीं है। इट इज सैचुरेटेड फोर्स। सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड का मतलब होता है इट एक्ट विद द नियरेस्ट नेबर, जो नजदीक के नेबर, जैसे नेबरिंग पार्टिकल, अगर प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगी। ये नहीं है कि प्रोटॉन दूर है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में ज्यादा होगी तो दूर वाले को अटैक करेगा, जो पास ना होगा इट इज सैचुरेटेड फोर्स। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसी तरह से आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये किसने दी है? ये जैसे आपको ये बताया युकावा ने, ये दिया है हमारे पास एनरिको फर्मी। फर्मी जो है इसका नाम आपको केमिस्ट्री में बहुत मिलेगा, फर्मी। यहां पर हमारे पास ये वीक न्यूक्लियर फोर्स में आएगा, या फिर न्यूक्लियर रेडियाई का जो यूनिट है वो फर्मी है, न्यूक्लियर साइज का मेजर करने का। तो ये फर्मी जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से ही यूनिट चला हुआ है, और जिसने वीक न्यूक्लियर फोर्स को फाइंड आउट किया है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एग्जिस्ट और एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बीटा डिके। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल या रेज होती है। जैसे अल्फा रेज क्या किसके कारण होती है? अल्फा पार्टिकल्स के कारण। और अल्फा पार्टिकल किसके बोलते हैं हम? जैसे हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई जो है कि एमिशन के कारण अल्फा रेज होती है। हीलियम न्यूक्लियाई एमिशन के कारण क्या होती है? अल्फा रेज। और हीलियम आप समझते हो He42। इसी तरह से बीटा रेज क्या होती है? बीटा रेज होते हैं इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कहां से? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से निकले? न्यूक्लियस से निकले। नोटेबल पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकले। क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं? नो। न्यूक्लियस के अंदर तो अभी हमने बात की कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से फास्ट मूविंग निकलते तो वो बीटा रेज। और यही वीक न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट था जो कि फर्मी ने दिया था। इसी तरह से गामा रेज जो होती हैं ये न्यूट्रल होती हैं, ये अल्फा रेज जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, बीटा रेज नेगेटिव होती हैं, और गामा रेज होती हैं न्यूट्रल होती हैं। और गामा रेज कब निकलती हैं? जब कोई न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है। न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट से टू लोअर स्टेट में आता है, तो वो हमारे पास जो एमिशन करता है एनर्जी का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। अब हम यहां पर बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स कहां एग्जिस्ट कर रही है? ये न्यूक्लियर फोर्स जब न्यूक्लियस से बीटा डिके होता है, यानी बीटा रेज निकलती हैं, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर तो हमें पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बाहर निकलने लगता है, या इसका डिके होता है, तो इसका हाफ लाइफ होता है अबाउट 12 मिनट। तो ये डिके हो जाता है, न्यूट्रॉन जो डिके हो जाता है किसमें? प्रोटॉन में डिके हो जाता है। प्रोटॉन को हम क्या लिखते हैं? इसे प्रोटॉन को हम H11 में, हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रोटॉन H11, प्रोटॉन निकल रहा है हमारे पास प्लस
ये बीटा पार्टिकल है, E0-1 इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं। ये ऊपर जो होता है वो मास नंबर होता है, नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। और ये प्लस एक पार्टिकल निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, प्लस एनर्जी निकलती है। ये होता है कि बीटा डीके। बीटा डीके का ये प्रोसेस है न्यूक्लियस के अंदर। जब न्यूट्रॉन का डीके होता है तो ये हमारे पास क्या है प्रोटॉन है, ये क्या है न्यूट्रॉन है, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वही बीटा पार्टिकल बनता है। आपके पास ये आया, ये है आपके पास एंटी न्यूट्रिनो। हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। जब आपका ये +2 में आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपके पास आएगा। आप देखेंगे यहाँ आपके पास जो बैलेंसी है वो भी पूरी हो रही है। 1 इधर 1 + 0 1, यहाँ 0, ये 1 - 1, यहाँ भी 0। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारा कंसेप्ट यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास जो है वो एक सिमेट्री होती है इन कंसेप्ट्स में। तो जब भी आप ये पढ़ते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। हमारे पास हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं कौन, ये एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में जो फोर्स आती है ड्यूरिंग बीटा डिके, उसे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो फोर्स है ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर नहीं है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। ये हमारे पास इससे जैसे अगर हम बात करें तो ये 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको पता है 10⁻36 थी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स 10⁻38 टाइम्स थी। तो ये आपके पास कहाँ आ रही है, 3rd नंबर पे आ रही है। अब हमारे पास रेंज इसकी शॉर्ट है, ये इसकी आपको मैंने ये भी बता दी मैग्नीट्यूड कितनी है। चार्ज जो वो इंडिपेंडेंट है, नॉन सेंट्रल है। नेक्स्ट इट डजंट अफेक्टेड बाय द इंटरवेनिंग मीडिया। सो यहाँ पर इट डजंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन आपको अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं कि जैसे इन फोर्सेस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और ये आपके पास वीक फोर्स है। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को एक वैल्यू लूँ, एक 1 मैग्नीट्यूड लूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 10⁻30, स्ट्रॉन्ग 10⁻38, और ये 10⁻25 टाइम्स। ये आपके पास इनकी रेंज इनफाइनाइट है। ये दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्स। दैट्स ऑल अबाउट द फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो आपने इन फोर्सेस को अच्छे ढंग से रिवाइज करना है, और आपको और भी बुक्स में हेल्प मिलेगी, वहाँ से भी आपने नोट करना है, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आपने अपनी जो मेमोरी है उसमें स्टोर कर लेना है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. So in the next lecture we can start the second chapter, unit and measurements. Thanks and have a nice day.